और फिटनेस के हवाले से जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े मसाइल की बात करते हैं और किसी भी बीमारी को ना हमें मामूली नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे सर में दर्द होता है ना उसको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर में मुस्तकिल दर्द रहना, उल्टियाँ या मिर्गी जैसे दौरे पड़ने या जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के मुस्तकिल तौर पर सुन या फिर कमज़ोर होना ना ब्रेन ट्यूमर की भी अलामात हो सकती हैं। और ब्रेन ट्यूमर कैंसर की एक पेचीदा शक्ल है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंच जाता है और इसका इलाज इंतहाई महंगा है और तकलीफदेह भी है। और बदकिस्मती से इसका पता भी उस वक्त चलता है जब वो खतरनाक हद तक अपनी जड़ें कायम कर चुका होता है। और आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं और ब्रेन ट्यूमर का शिकार खवातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिमागी रसोली का मर्ज तेज़ी से फैलता जा रहा है और सन 2035 तक इस मर्ज का शिकार अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो जनाब, इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान हैं, न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर इसके हवाले से बताइए, क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, क्यों होता है ये ट्यूमर जो है हमारे जिस्म में पैदा? ब्रेन ट्यूमर दिमाग के अंदर आम वर्ड्स हम कहें को दिमाग की रसोली है जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। रसोलियों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। सही। कुछ जड़ों वाली होती हैं, कुछ बग़ैर जड़ों के होती हैं। इनकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ रसोलियाँ हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा। यानी पेरेंट्स से आगे बच्चों में और बच्चों से आगे फिर उनके बच्चों में जब बड़े होते हैं फैमिलीज में रन करती हैं। और कुछ रसोलियाँ होती हैं कि वो बंदा जब अडल्ट होता है तो उस एज में आके मोस्टली कॉमन होती हैं वो। और कुछ रसोलीज ऐसी होती हैं कि जो ख़ास तौर पर टिपिकल हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा। कि आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आते हैं तो उससे भी रसोली डेवलप हो जाती है। तो रसोली की टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें होता ये है कि दिमाग की रसोली में ना ये साइन सिम्टम्स में सर दर्द शुरू होता है, ठीक है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, चलने में मुश्किल होती है, बच्चा है या बड़ा है बार बार गिरना शुरू हो जाता है और नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसके साथ साथ झटके भी बाज़ लोगों को लगते हैं कि वो फिट्स पड़ते हैं, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के अंडरलाइंग काज ट्यूमर हो सकती है। अच्छा, नहीं तो इसका दर्द जो रहता है सर में दर्द, वो किस शिद्दत का होता है, कितनी देर का रहता है जो हमें पता चल जाए कि ये अच्छा ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है? ये ऐसे ही है, छोटी सी यानी रसोली कोई ऑल ऑफ सडन तो बड़ी नहीं हो जाती है। हाँ। छोटी सी साइज़ में होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अच्छा। सर दर्द भी ऐसे होगा, मामूली से शुरू होगा, फिर मुसलसल रहना शुरू हो जाएगा, मुसलसल से फिर दवाई से भी असर नहीं करेगा। इनका दर्द तो बहुत शदीद होता है। अच्छा। अमूमन शुरुआत में ये अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा दर्द होता है या सोने के वक्त ज़्यादा दर्द होता है। और फिर इसका असर ये होता है कंसंट्रेशन पे भी, स्ट्रेस के साथ भी चांस में इसके हेडेक के ना वो बढ़ जाते हैं कि सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। और इस सर दर्द ये अकेले नहीं होता, क्योंकि दिमाग का प्रेशर बढ़ता है, इसको हम ICP कहते हैं, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर, वो भी साथ साथ बढ़ता है। तो फिर दिल का ख़राब होना, उल्टी आना, ये भी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं सर दर्द के साथ साथ। बाज़ हमारे सेंटर ऐसे हैं दिमाग के, मसलन कोई एक साइड को कंट्रोल करता है, कोई स्पीच को कंट्रोल करता है, आइज़ को कंट्रोल करता है, हमारे बोलने को, और फिर हमारे रेस्पिरेशंस को, दिल की धड़कन को। ब्रेन इज़ अ टॉप स्टोरी, इट्स कवरिंग ऑल द होल बॉडी। जब इसके सेंटर्स पे कोई इफेक्ट होता है या रसोली वहाँ पे पाई जाती है तो फिर उसके मुताबिक ही सिम्टम आती हैं। ओके, मतलब ये बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली। सही सही। कंट्रोल यही कर रहा है। नहीं तो ये रसोली अगर बन जाती है खुदा ना खास्ता, तो कितनी देर में ये फिर मतलब ग्रो करती है, या इसकी जो ग्रोथ है, इसका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है? बाज़ रसोलियाँ हैं वो रैपिडली ग्रोथ करती हैं। वो डेंजरस भी होती हैं जो रैपिडली ग्रोथ करती हैं। विद इन 6 मंथ वो इस तरह होती हैं कि वो बंदे को बेड पे ले जाती हैं। ओह माय गॉड। बाज़ रसोलियाँ होती हैं वो ईयर्स लेती हैं, 2 to 3 years, 4 years। ठीक है। लेकिन उन्हीं में वो ही ज़्यादा यानी कि ट्रीटेबल भी वही होती है ना, वो ज़्यादा ट्रीटेबल होती है। अच्छा, ठीक है। उनमें ही बंदा इग्नोर करता है अपने आप को, उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है। रसोलियों में कम से कम 30% वही रसोलियाँ हैं जो कि ट्रीट भी हो सकती हैं, लेकिन ड्यू टू
अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी शेड्यूल की वजह से ऐसे मतलब लोग चेकअप नहीं कराते हैं ना डॉक्टर इग्नोर को। करते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल चेकअप नहीं कराते हैं। तो उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स बहुत कम आते हैं जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? नहीं, न्यूरोसर्जन्स की अवेलेबिलिटी ना हमारे हर सिटीज़ में ऑलमोस्ट एक आध न्यूरोसर्जन आजकल अवेलेबल है, पहले तो ये भी नहीं था। तो लोगों की अप्रोच कम है वहाँ तक, तो उसको डायग्नोज करना वो सिंपल मोस्टली जो होते हैं ना गली मोहल्ले में, फिजिशियन जितने भी होते हैं, जनरल फिजिशियन, हाँ जी, जनरल फिजिशियन तक भी पहुँच जाए तो बड़ी बात है। वो सिंपल क्वेक्स के पास ज़्यादा अच्छा, जाते ठीक होते है। हैं, और फिर सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। सर दर्द भी हो चुका है तो वो पैनाडॉल एक ले लो, पैनाडॉल खा पैरासीटामोल लिया, ले हाँ। लो, ये गोली ले लो। और फिर हमारे ना ये स्पिरिचुअल बड़ा प्रॉब्लम होता है इससे भी। लोग दम कराने शुरू कर देते हैं कि बच्चे को झटके लग रहे हैं तो ये शायद कोई बाहर की उनको क्या कहते हैं उसको कि जिन्नात या जिन्नात हो कुछ गए ऐसी है, हैं। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि अंडरलाइन कोई ना कोई काज चल रही होती है। वो जब टाइम गुजर जाता है फिर बड़ी हो जाती हैं, फिर इनऑपरेबल हो जाती हैं, या फिर वो जड़ें पकड़ लेती हैं, फिर वो खतरनाक होती तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है अगर इस तरह की कॉज हो जाती है, या जड़ों वाली अगर रसूली होगी तो उसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल होगा? वो हम यानी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ना ऑपरेट करते हैं उसको, फिर उसके बाद बायोप्सी की जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी हमें बता देती है किस नौइयत की रसोली है। वो हमें नेचर ऑफ द ट्यूमर बताती है, इसकी ग्रोथ के बारे में। जो रसोली है ना मलिग्नेंट यानी जड़ों वाली है, या जिसका रवैया बड़ा एग्रेसिव है कि वो फ़ौरन आपने निकाल लिया फिर भी हो जाएगी, अच्छा, तो उसके लिए तो होता है कि आप मतलब ऑपरेशन के बाद अगर आपने उसको निकाल भी दिया वो दोबारा से हो जाएगी? दोबारा से भी हो जाती है। हाँ जी, इतनी एग्रेसिव रसोलीज होती हैं। और फिर उनके लिए कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, वो ट्रीटमेंट है। जिस तरह हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं ये कीमोथेरेपी के, अनमोल है, शौकत खानम है, कैंसर केयर हॉस्पिटल है। और अगर वो ना हो, यानी जल्दी आप ऑपरेट करें, विद इन टाइम स्पेन ऑपरेट करें और रसोली को निकाल दें, बहुत सारी ऐसी रसोलियाँ भी हैं वो दोबारा नहीं होती और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जड़ों वाली जिस तरह आपने कहा कि वो अग्रेसिवली बिहेव करती है और वो दोबारा भी हो सकती है, तो इसकी क्या वजूहत है कि वो दोबारा हो जाएगी? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, एक रसोली को ऑलरेडी निकाल दिया, तो वो दोबारा कितने वक्त में हो सकती है और क्यों होगी वो दोबारा? ये जड़ों वाली इसलिए तो कहा जाता है ना, उसने रूट्स पकड़ ली हुई हैं, वो ब्लड के ज़रिए स्प्रेड हो रही हैं या आपके न्यूरॉन्स के ज़रिए। वो जब रसोली निकाली जाती है ना, ब्रेन की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। ओके, ब्रेन की छेड़छाड़ करेंगे तो फिर नुकसान तो नॉर्मल ब्रेन का ही होगा। तो हम रसोली को ही निकालते हैं। सही। और बाज़ जगह पे ऐसी भी जगह आ जाती हैं कि जहाँ पे दिमाग के बड़े वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हम रसोली निकाल रहे हैं, स्पीच का सेंटर भी है वहाँ पे। अब ये तो नहीं मरीज़ को एफेजिया कर दो। एफेजिया कहते हैं कि वो बोलने की सक्कत भी ख़त्म हो जाए उसकी, उसे इशारों से बात कर पाए, तो वो रसोली छोड़नी भी पड़ जाती है। थोड़ी सी आप छोड़ दो ताकि ये रेडिएशन हो जाएगी इसकी। अच्छा। हम निकालेंगे तो वो उससे एफेजिया हो जाएगा। ओके। और फिर जो जिनकी जड़ें होती हैं रसोलियों की, वो पहले भी तो 6 से 8 महीने में इतनी बड़ी हुई होती है। वो जब आप रसोली निकाल देते हो तो फिर वो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर से अपना सिग्निफिकेंट साइज ले लेती है। और जिस तरह अभी मैंने बताया भी कि ख़वातीन की तादाद इसमें ज़्यादा है ब्रेन ट्यूमर में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मोस्टली तो जेनेटिक्स से ही बताई जाती है। हाँ जी, कि फीमेल्स में ना, फीमेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एज कम्पेयर टू मेल। ओके। लेकिन ये कैरियर होते हैं, ये साइलेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, सही, यानी बीमारी को एक्सप्रेस नहीं होने देते। इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि आप ये यानी कि एक डिफरेंट सा टॉपिक है। फीमेल के होते हैं डबल एक्स क्रोमोसोम, मेल के होते हैं XY क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम से डिटरमिन तो हो गया कि ये मेल है, लेकिन उसका Y जो है ना वो वीक क्रोमोसोम है। ठीक है। उस पे X जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। ओके। जो उसकी अगर साइन सिम्टम हो, अगर किसी की माँ को या बाप को कुछ रसोली है तो बच्चे में फ़ौरन आ जाएगी, मेल बच्चे में। फीमेल में नहीं आएगी। सही। फीमेल उसको कैरी करेगी। ठीक है। फिर आगे जब एक्स जहाँ पे भी एक्स जाएगा वो फीमेल के लिए ही होगा, तो वो फिर इसलिए वो कैरी ज़्यादा करता है। जो मेल बच्चे में आता है ना, तो फिर उनकी प्रॉब्लम लाइक अबॉर्शन हो जाती है या छोटी उम्र में प्रॉब्लम हो जाते हैं मेल में। फीमेल फिर लाइफ भी लंबी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बीमारियां कैरी करती हैं ड्यू टू एक्स स्ट्रॉन्ग क्रोमोसोम।
ठीक है जी, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग की बजाय कहना चाहिए डोमिनेंट क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये आज हम ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब ये ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है, किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है और अलामात क्या हो सकती हैं। तो यही है कि किसी भी बीमारी को, हालांकि अगर थोड़ा सा भी आपको सर दर्द है लेकिन मुस्तकिल तौर पर रहता है, तो एटलीस्ट आप जाके किसी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं ताकि पता चल सके कि ये बीमारी है क्या और किस वजह से आपको ये हो रहा है मुसलसल दर्द।